जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षान परिवार में। चलिए आज फिर देखेंगे हम नया प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में प्रश्न यहां से समझिए फंसने वाले हैं। तो तैयारी करेंगे, आप लगातार जुड़े रहेंगे, हमारे साथ देंगे। आज हमारा सेशन 7वां है, ठीक है, गृहस्था तीसरा चल रहा है। देखेंगे प्रश्न एक से एक इसमें है आपके। पहला प्रश्न है, किसी विधानसभा में, ठीक है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संविधान का प्रश्न है। आप देखेंगे इसमें बताना है कि कोई अगर विधानसभा, ठीक है, आपके राज्य स्तर की बात कर रहा है, अगर विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो इनकी अनुमति जरूरी है। ठीक है, तो किसकी अनुमति जरूरी है? राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, वित्त मंत्री की स्पीकर की। ठीक है, तो बताना है, बताएंगे आप लोग। ऑप्शन जो इसमें सही होगा आपका, देखेंगे जो आपके राज्य स्तर पे विधानसभा में जब प्रस्तुत करते हैं कोई धन विधेयक, तो इसमें राज्यपाल की अनुमति जरूरी होती है। ठीक है, ऑप्शन पहले ही आपका सही है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद आपका देखिए 152 से 156 तक इसमें दिया है वर्ण अनुच्छेद में। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें आपके मतलब राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। धन विधेयक कोई भी अगर विधानसभा प्रस्तुत करते हैं राज्य स्तर में तो राज्यपाल की अनुमति जरूरी होती है। ठीक है, धन विधेयक की बात करें अगर हम, अनुच्छेद 110 में बताया गया है, आर्टिकल 110 है अनुच्छेद आपका। ठीक है, और जो ये राज्यपाल की अनुमति जरूरी होती है कोई भी विधेयक होता है तो उसमें देखेंगे अनुच्छेद में जो दिया है आपका 200 अनुच्छेद जो है आपका, इसमें राज्यपाल की अनुमति, कोई भी विधेयक होती है उसको राज्य स्तर पर लागू करना है तो इसमें इनकी मतलब अनुमति जरूरी है। ठीक है, ये आपका राज्यपाल संबंधित आपका अनुच्छेद है, अनुमति हेतु। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला ही सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अब देखिए राज्य स्तर संबंधित ये भी प्रश्न है आपका। ठीक है, तो मंत्री परिषद जो होती है आपकी, ठीक है, उसमें मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें देखिए दल का अध्यक्ष जो होता है वो करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, या फिर राज्यपाल करेगा, फिर प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, तो राज्य स्तर पर बात हो रही है तो मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी, राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, जब आपको, ठीक है, आपको क्या है कि कोई टेक्स्ट है, ठीक है, लिखा हुआ है, कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है, टेक्स्ट है, एक पृष्ठ से, ठीक है, अलग पृष्ठ पर ले जाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा इसमें। ठीक है, इसमें बताना है कोई टेक्स्ट है आपका, एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे? ड्रैग और ड्रॉप करके, या फिर कट और पेस्ट करके, या फिर डिलीट और रीड टाइप करके, या फिर फाइंड और रिप्लेस करके। ठीक है, तो हम जानते हो जब कोई भी चीज अगर हम एक मैटर कोई कहीं पड़ा है उसको दूसरे पेज पे ले जाना होता है तो उसको हम पहले कट करते हैं, फिर दूसरे पेज पे जाकर उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे चला जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है, कट और पेस्ट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कभी भी, अगर वो किसी मोड में है, मतलब कि वो ऐसे पड़ा है, ठीक है, अगर वो सेव होता है ऑटोमेटिक तो प्रिंट उसका जो निकलेगा वो किस टाइप में निकलेगा? लैंडस्केप में निकलेगा। ठीक है, लैंडस्केप मतलब कि इस साइज में, आयताकार में, या फिर पोर्ट्रेट देखेंगे ऊपर ऐसे लंबाई में। ठीक है, पेज सेटअप जिस सब पेज सेटअप होता है उस हिसाब से निकलेगा, या फिर प्रिंट प्रीव्यू करके। ठीक है, तो देखेंगे इसमें पोर्ट्रेट होता है, कैसे निकलता है? बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट जो भी होता है पोर्ट्रेट में निकलता है हमेशा। ऑप्शन बी आपका सही है, प्रोटेट में। अगला प्रश्न, ईमेल क्या है? ठीक है, ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहते हैं। ठीक है, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइल का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, ईमेल क्या होता है? हम जो संदेश भेजते हैं, एक मतलब क्या होता है, फाइल्स बनाते हैं उसमें लिखित, कोई मेल करते हैं किसी को तो क्या होता है? संदेश ही होता है हमारा, उसको हम मेल करते हैं, ट्रांसमिशन होता है उसमें। ठीक है, एक स्थान दूसरे स्थान भेज देते हैं, तो ये आपका क्या है? ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ठीक है, एक रियल टाइम टाइप कन्वर्सेशन नहीं है, ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ मतलब कि एजेंट का कार्य करेगा? ठीक है, बताना है कि कौन उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता एवं हार्डवेयर, ठीक है, के बीच मध्यस्थ एजेंट का की तरह कार्य करेगा। ऑप्शन है कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रांसलेटर है, उपयुक्त सभी है। इसमें देखेंगे जैसे हम क्या है, उपभोक्ता है। ठीक है, हम कंप्यूटर सिस्टम चलाते हैं, क्या कैसे चलाते हैं? वो हार्डवेयर टाइप से है हमारे पास, लेकिन उसमें जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है उसी के माध्यम से चलता है ना वो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें सही होगा आपका, ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, जैसे विंडोज का लैपटॉप है, आपका पीसी है, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा इंस्टॉल, जैसे रहेगा तभी हम चला पाएंगे उसको। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, इतिहास संबंधित प्रश्न है, बताना है किसने तंजौर में, ठीक है, तंजौर आप देखें तमिलनाडु में,
तमिलनाडु में है, ठीक है। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है, ऑप्शन क्या है, आदित्य प्रथम ने, ठीक है, राजराजा प्रथम, ठीक है, राजा है राजेंद्र ने, कारिकाल ने, ठीक है। इसमें देखना है किसने कराया है आपके बृहदेश्वर मंदिर, जो आपका ये देखेंगे द्रविड़ शैली में बनाया गया मंदिर है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर जो आपकी है विष्णु को समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है मंदिर, द्रविड़ शैली में बनाई गई है। और इसको बनाने वाले हैं आपके राजराजा, ठीक है, चोल वंश के शासक हैं ये भी, राजराजा प्रथम, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। देखना है, एक तरफ देखिए अकबर के संबंधित जो कार्य किए गए थे, ठीक है, उससे संबंधित है, आप देखेंगे अकबर के संबंधित कार्य है। इबादत खाना जिसे धर्म संसद भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है। मजहर की घोषणा, ठीक है, इसको बताना है इसकी स्थापना कब हुई है। नौरोज, ठीक है, नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार जो हुआ था। दिन इलाही की घोषणा ये कब हुई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट संबंधित ये प्रश्न है आपका, देखिए मिलान करते हैं। इबादत खाना आप देखेंगे, इसमें देखेंगे इबादत खाना 1575। अब देखें पहला इसका एक ही सही है, ठीक है, सीधा। फिर मजहर की घोषणा देखेंगे तो ये भी सीधा ही है, 1579 में है, ठीक है। और नौरोज उत्सव जो मनाने का पुनरुद्धार किया गया था, नौरोज उत्सव मनाने का फिर से दोबारा, वो आपका 1580 ही है। उसके बाद दीन इलाही की घोषणा जो की गई थी वो भी आपकी 1582। सीधे सीधे सब मिल रहा है। इसमें 1 2 3 4 जो होगा ऑप्शन वही सही होगा। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन बी आपका सही है, 1 2 3 4 इसमें लिखा है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, सीधा सीधा मिला है। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में, ठीक है, मुगल काल में एक मनसबदारी व्यवस्था चलती थी, ठीक है, घोड़ों संबंधित थी, सैनिकों के घोड़ों से संबंधित। उसमें जो जात एवं सवार बोधक होता था, ठीक है, शब्द है 2, जात और सवार, ठीक है, ये क्या होते थे, ठीक है। तो क्रमशः मनसबदार के पद एवं उनके सैनिक दायित्व का, मतलब सैनिकों के दायित्व का, क्रमशः मनसबदार के सैनिक दायित्व एवं उनके पद का, ठीक है, क्रमशः मनसबदार के पद उनके अधीन मनसब का, या फिर मनसबदार के अधीन मनसब और उनके पद का, ठीक है। देखेंगे इसमें जो जात होता था वो मनसबदार के पद की बात होती थी, ठीक है, मनसबदार का जो पद होता था उसको जात कहते थे, और जो उनके सैनिकों का दायित्व होता था उसको सवार कहते थे, ठीक है, सवार। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही है इसमें, क्रमशः आपका मनसबदार के पद और उनके सैनिकों से दायित्व। अगला प्रश्न है, कौन इंग्लैंड के सम्राट, ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज करेगा। देखिए अजमेर पहुंचा था सर्वप्रथम। अगर बात करें जहांगीर के दरबार में जो आए थे, आप देखेंगे इंग्लैंड से मतलब क्या आए थे जो आपके यात्री, वो देखेंगे कौन थे, विलियम हॉकिंस थे, ठीक है, विलियम हॉकिंस थे। लेकिन ये आंसर सही नहीं है इसमें, ठीक है। इसने पूछा है कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचे थे, ठीक है, तो पहुंचे थे सर टॉमस रो, ऑप्शन सी आपका सही है, सर टॉमस रो, ठीक है। विलियम हॉकिंस सर्वप्रथम अगर बात करें ब्रिटिश, कौन ब्रिटिश आया था आपका जैसे कि राजदूत बन के, तो आपका विलियम हॉकिंस ही है। लेकिन अगर बात करेगा जहांगीर के दरबार अजमेर में पहुंचा था तो आपके सर टॉमस रो हैं, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का, ठीक है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है, ठीक है, बताना है। गुप्त स्थापत्य कला में गुप्त शासन जो हुआ है, चंद्रगुप्त बात करेंगे, समुद्रगुप्त, ये सब जितने भी शासक थे आपके, श्रीगुप्त इसके स्थापक थे, ठीक है। इन्हीं के स्थापत्य काल में देखेंगे सर्वोत्कृष्ट मंदिर के निर्माण हुए हैं, तो कौन से हैं, भीतरगांव का मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, ठीक है। अब देखेंगे तिगवा का विष्णु मंदिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जबलपुर में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद भूमरा का शिव मंदिर, ये भी आपके मध्य प्रदेश में ही है, सतना जिला आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, ऑप्शन आपका जो सही है यही है, बी सही है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो आपका है ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, ललितपुर यूपी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर का जो मतलब बात कहा गया है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ठीक है। इसको जो बनाया था गुप्त शासक में, मतलब शासनकाल में बनाया गया था, ठीक है। भीतरगांव की बात करें तो ये भी आपके कानपुर में मंदिर है, आपके उत्तर प्रदेश में ही है, कानपुर में है, विष्णु को समर्पित ये भी मंदिर है, ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी विष्णु भगवान को ही समर्पित है। ऑप्शन जो आपका सही है ऑप्शन बी सही है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। महर्षि कपिल है, महर्षि गौतम है, महर्षि कणाद है, महर्षि पतंजलि है, ठीक है। इसमें परमाणुवाद जो अपने मतलब कि देखेंगे अणुओं का संरचना वाली जो सिद्धांत हम लोग साइंस में पढ़ते हैं अपने, इसमें विदेशी लोगों का नाम आता है, लेकिन प्राचीन काल में ही हमारे जो महर्षि कणाद थे इन्होंने बता दिया था कि कई मतलब क्या होता है कि अणुओं के भी खंड करेंगे तो परमाणु बनेंगे, छोटे छोटे मतलब अणुओं की भी परमाणु होते हैं, मतलब छोटे कण में परमाणु बनते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे महर्षि जो कणाद है ये संबंधित है आपके
रसायन संबंधित, ठीक है, रसायन शास्त्री थे, परमाणुवाद के आपके जनक कहा जाता है, महर्षि करात, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस तट पे लड़ा गया था, ठीक है, इंपोर्टेंट है, इतिहास संबंधित प्रश्न देखेंगे। ये 10 राजाओं का युद्ध है, जिसे दसराग युद्ध भी कहते हैं। किस नदी तट पे लड़ा गया था, तो ऑप्शन क्या है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, पुरुषड़ी है, ठीक है। तो पुरुषड़ी मतलब आप देखेंगे प्राचीन नाम पुरुषड़ी है, लेकिन नए नाम में देखेंगे तो रावी, इसको रावी कहेंगे, रावी नदी आपकी जो है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो सही है ऑप्शन डी सही है। बात करें दसराज युद्ध की, तो ये 7वें ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जो इसमें युद्ध लड़ा गया था वो राजा सुदास, क्या नाम था, राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच था, 10 राजाओं के मध्य में हुआ था, ठीक है। और नदी यही पुरुषणी आपकी रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। और कारण क्या था युद्ध लड़ने का, इसमें आप देखेंगे जो राजा सुदास के जो पुरोहित थे आपके विश्वामित्र, ठीक है, उनको हटा के आप देखेंगे उनको वशिष्ठ को आपके बनाना था, इसलिए इनको मतलब कि बनाना था, इसलिए 10 राजाओं ने जो ये थे सम्मिलित होके इनसे युद्ध करने की बात कही, ठीक है। तो युद्ध हुआ था ये आपका, ऑप्शन आपका देखेंगे पुरुषणी सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी, मतलब और एक नाम है, ठीक है, बताना है और कौन है इसमें शामिल। तो काकोरी देखेंगे रेलगाड़ी जो लूटपाट हुई थी, इसको आप वर्तमान में देखेंगे तो काकोरी एक्शन कहते हैं, रेल एक्शन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि काकोरी कांड पुराना नाम था इसका, तो काकोरी रेल एक्शन कहते हैं। तो आपका 9 अगस्त 1924 डेट है, 9 अगस्त 1924 में काकोरी रेल एक्शन आपका प्लान हुआ था, ठीक है। इसमें क्या किया गया था आप देखेंगे, सहारनपुर से लखनऊ जो ट्रेन जा रही थी 8 डाउन, ठीक है, आपकी एक रेलगाड़ी जा रही थी, खजाना से भरी हुई थी, खजानाओं से, सहारनपुर से आपके लखनऊ। तो इसको रास्ते में ही इसको लूटने का प्लान बनाया गया था आपके राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, और इसमें अशफाक उल्ला खान भी थे मेन रूप से, और इसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे आपके, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो इनके साथ जुड़े हैं, इसमें देखेंगे खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु हैं, फिर अशफाक उल्ला खान है, यतीन्द्र नाथ दास है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है अशफाक उल्ला खान, ठीक है, ये सही है आपका ऑप्शन सी। इनका ही मतलब कल्पना एक प्लान था पहले, इनका प्लान था, ठीक है, उसके बाद इसको अंजाम दिया गया था। बात करें इसको अंजाम देने में तो लगभग 40 क्रांतिकारी लोग थे, जिसमें मुख्य रूप से इसमें देखेंगे बताए हम आपको, अशफाक उल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब प्रमुख रूप से थे। तो इनको फांसी भी दी गई थी जब पकड़ाए थे ये लोग। तो बात करेंगे आप देखेंगे जब राज प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में, इनको पकड़ने के बाद गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी, फांसी दी गई थी, ठीक है। और अशफाक उल्ला खान को अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में फांसी दी गई थी। और चंद्रशेखर आजाद फरार उसमें हो गए थे, फिर बाद में ये अल्फ्रेड पार्क जो यहाँ पे जाके खुद को गोली मार लिए थे, ठीक है, इलाहाबाद में। तो ऑप्शन आपका जो सी है, ऑप्शन इसमें सही है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, और खालसा निष्ठावान समुदाय जो था इनका, ठीक है, जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते थे, ठीक है, जिनका वेशभूषा था वो थोड़ा योद्धाओं जैसा प्रतीत होता था, योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित होते थे ये भी, ठीक है। इसमें जो ये मतलब शुरू किए थे, ये आप देखेंगे कौन किया था, खालसा पंथ की शुरुआत की बात हो रही है। तो आपके जो सिख गुरु थे इसमें देखेंगे कौन है, श्री गुरु तेग बहादुर है, श्री गुरु हरगोविंद जी हैं, श्री गुरु हरकृष्ण है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो आप देखें सिख के जो अंतिम गुरु थे आपके श्री गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी, ठीक है। खालसा पंथ वही कि मतलब कि हम जो इनके समुदाय था सिख समुदाय, ये मतलब कि अब युद्ध वाली मतलब कला में भी प्रवीण हो रहे थे, ठीक है। आप देखेंगे ऑप्शन डी आपका सही है, श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की शुरुआत किए थे। अगला प्रश्न है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था, ठीक है, भारत में रेलवे का शुभारंभ। लॉर्ड ऑकलैंड है, सर चार्ल्स मेटकॉफ है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। डलहौजी इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, नाम सुनते आए हैं, डलहौजी के शासनकाल में ही ये मुख्य रूप से कार्य हुआ था रेलवे का शुभारंभ, ठीक है। बात करें 1853 में, सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में आप देखेंगे मुंबई से ठाणे आपकी प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी, ठीक है, तो इन्हीं शासनकाल में चलाई गई थी आपकी लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। और ये आपके मतलब कि रेलवे के जनक माने जाते हैं, रेलवे को शुभारंभ करने वाले यही हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पे, ठीक है,
पाकिस्तान के लड़काना जिला है, उस सिंधु नदी के तट पे स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग जानते हैं प्राचीन काल की सभ्यता थी जिसमें कई स्थान इंपॉर्टेंट थे, तो उसमें से कौन सा आपका जो सिंधु नदी के तट पे स्थित है कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, आलमगीरपुर है। ठीक है, देखेंगे कौन सी है। आप देखेंगे जो सिंधु नदी के तट बात कर रहा है तो आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन पहला ही सही है। ठीक है, बात करें हड़प्पा, तो हड़प्पा देखिए पहली आपकी खुदाई जो सिंधु सभ्यता की थी वो पहली खुदाई हुई थी 1921 में। 1921 में आप देखेंगे दयाराम शाहनी द्वारा 1921 में। और नदी की बात करेंगे तो आप रावी नदी, क्या है? रावी नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई थी आपकी राखलदास बनर्जी व्यक्ति थे, राखलदास बनर्जी 1922। ठीक है, यही आपका क्या था? सिंधु नदी के तट पे था। बात करें लोथल की, लोथल एस.आर. राव, जो एस.आर. राव थे इन्होंने खोदा था। ठीक है, और ये देखिए 1900 आपका 55 है। ठीक है, डेट। और बात करें किस नदी के तट पे, तो भोगवा नदी। लोथल जो था आपका भोगवा नदी के तट पे था। ये जितनी सभ्यताएं सब नदी तट पे पाए गए, इसलिए इसे नदी घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, तो भोगवा नदी। बात करें आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आपका है आलमगीरपुर स्थान। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा इससे जुड़े हैं, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, 1958। और ये नदी अगर पूछेगा तो हिंडन नदी, क्या है? हिंडन नदी किनारे, हिंडन नदी। ठीक है, तो आपकी खुदाई प्रमुख रूप से देखिए हुई है क्रमशः। इसमें आपका जो प्रश्न पूछा सिंधु नदी के तट पे, तो मोहनजोदड़ो आपका पहला ही सही है। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? ठीक है, दिल्ली का पहला सुल्तान, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें हम तो आप देखेंगे 1206 शुरुआत होती है। सबसे पहले गुलाम वंश के मतलब कि शासन होते हैं। ठीक है, गुलाम वंश के शासक शासन करते हैं। तो देखेंगे इसमें आपके गुलाम वंश में सबसे पहला शासक जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इसमें आप देखेंगे मोहम्मद गजनवी जब आए थे, आक्रमण करके चले गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे, दोबारा जो मोहम्मद गौरी आए थे उनके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने ही गुलाम वंश के मतलब स्थापना की थी और यही पहले सुल्तान थे। ठीक है, पहला सुल्तान कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इनका उपनाम लाख बख्श भी है। ठीक है, लाख बख्श भी इनको कहते हैं। ठीक है, बात करें इनके कुछ स्थापत्य इंपॉर्टेंट है, स्थापत्य कला मतलब दिखेंगे तो कुछ स्थापत्य किए हैं। जैसे हम बात करें 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 2.5 दिन का झोपड़ा। आपके अजमेर, राजस्थान अजमेर में है, इन्होंने बनवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार की स्थापना। ठीक है, कुतुब मीनार देखें पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन जो 3 फ्लोर था इनका मतलब कुतुब मीनार का, इन्होंने ही बनाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में है आपका। और एक मस्जिद है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ये भी दिल्ली में है। तो ये स्थापत्य इन्होंने करवाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है इसमें। दिल्ली का पहला सुल्तान गुलाम वंश के हैं ये आपके, गुलाम वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत बात करें तो कुल टोटल 5 वंश ने शासन किए हैं। ठीक है, बात करें तो ट्रिक इसकी है गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, गुलाम वंश है। ठीक है, गुलाम वंश के बाद आप देखेंगे आपके खिलजी वंश आएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे तो आप देखेंगे तुगलक वंश आएंगे, फिर उसके बाद सैयद वंश है, फिर लोधी वंश है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे पहला गुलाम वंश है, ऑप्शन बी आपका सही है। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं। ठीक है, जो तीसरे छत्रपति थे, छत्रपति कहलाए थे ये तीसरे। ठीक है, सबसे छोटे बेटे जो इनके थे तो राजा राम है, संभाजी है, साहू है, बाजीराव है। ठीक है, तो इनके टोटल देखेंगे तो इनके बेटी मिला के 6 बेटे मतलब 4 बेटे थे और 2 बेटियां थी। ठीक है, इसमें जो तीसरे बेटे थे जो थे इनके, उनका नाम था राजा राम। पहला ऑप्शन सही है, राजा राम। ठीक है, यही बाद में जो थे छत्रपति ये भी कहलाए। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? ठीक है, कोयला संबंधित प्रश्न आप देखेंगे, उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला क्या होता है? लिग्नाइट है, पिट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। ठीक है, देखना है। तो कोयलों की अगर बात करें तो 4 प्रकार ये है मूलतः। इसमें सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है आपका पीट, क्या होता है? पीट, सबसे निम्न क्वालिटी का। अगर बात करें कार्बन प्रतिशत में तो 40% से कम इसमें कार्बन होता है, 40% से कम। ठीक है,
और ये निम्न क्वालिटी का कोयला होता है। इससे थोड़ा सा उच्च होता है जो आपका लिग्नाइट कोयला, ठीक है, लिग्नाइट कोयला। इसके कार्बन परसेंट तक बताएं तो 40 से 60%, ठीक है, 40 से 60% जो कार्बन परसेंट होता है इसमें, कार्बन की मात्रा जो बताता है आपका लिग्नाइट कोयला में होता है, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा उच्च होगा आपका क्या, बिट्यूमिनस, ठीक है, तीसरे नंबर पे बिट्यूमिनस कोयला, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका 60 से 80% जो इसका होता है कार्बन परसेंट, 60 से 80। और सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला, ठीक है, सबसे कठोर होता है ये। बात करें इसमें 80 से 90% कार्बन होता है, 80 से 90% कार्बन, ठीक है। ये आपके कोयले के 4 प्रकार है, इसमें सबसे कठोर अगर बात करेगा, कठोर टाइप का आपका क्या है, एंथ्रासाइट है, और सबसे कमजोर अगर बात करेगा तो पिट है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही है, गुणवत्ता वाला, उत्तम गुणवत्ता वाला बिटुमिनस, अरे सॉरी एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित, ठीक है, देखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है, ठीक है, बताना है किस देश के निकटतम है। तो हम जानते हैं भारत के जो प्रायद्वीप आप देखें नीचे दक्षिण में सबसे अंडमान निकोबार है, ठीक है, साइड में बंगाल खाड़ी में। और इसके बाद देखेंगे यहाँ से आप देखेंगे सुंडा, जो यहाँ पे देखेंगे जस्ट आप देखेंगे निकोबार द्वीप समूह के बाद देखेंगे सुंडा, जो आपका सुंडा प्रायद्वीप शुरू होता है तो इंडोनेशिया ही पहला आपका देश पड़ता है, ठीक है, क्या पड़ता है, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इसके नजदीक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप देखेंगे इंडोनेशिया द्वीप समूह ये भी है आपका, तो इंडोनेशिया, ये आपका इंडोनेशिया द्वीप है, आप देखेंगे इंडोनेशिया के नजदीक पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ऑप्शन आप देखें बांग्लादेश से मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, तो आपका ऑप्शन सी सही है, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, ठीक है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो एक सींग वाला गेंडा है आपके कहाँ किस राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। जिम कार्बेट है, रणथंभौर है, काजीरंगा है, बांदीपुर है, ठीक है। तो बांदीपुर आपका कर्नाटक का एक उद्यान है, ठीक है। काजीरंगा की बात करें असम में है, ठीक है, कहाँ है, असम में। और एक सिंह गेंडे के लिए यही फेमस है आपका, ऑप्शन आपका सी सही है, काजीरंगा, ठीक है। रणथंभौर आपके राजस्थान में, जिम कार्बेट उत्तराखंड में, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है, काजीरंगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे जो 22 भाषाओं के साथ हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जुड़ी हैं, उसमें देखेंगे कौन सी एक भाषा इसमें से नहीं है, तो देखेंगे फारसी है, संस्कृत है, कश्मीरी है, संथाली है। इसमें देखिए क्या है, आप देखेंगे आपका पहला ही सही है, फारसी। फारसी भाषा आपके 22 भाषाओं में, टोटल जो 22 भाषाएं आपके हैं, 22 भाषा, इसमें आपके फारसी भाषा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन आपका ये सही है, ऑप्शन ये आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक है, भारतीय संविधान में बात कर रहा है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है, मतलब किसको देता है, बात कर रहा है जो विधि अधिकारी होते हैं भारत के महान्यायवादी, उनकी अगर नियुक्ति करना होता है तो भारत में कौन करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश है आपके, और राज्यसभा लिखा है। इसमें बताना है कौन करता है महान्यायवादी। अनुच्छेद आपके 76 में है, इनकी व्याख्या 76 में दिया गया है अनुच्छेद महान्यायवादी। तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा देखें प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की जाती है, मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती है, विभिन्न प्रकार के मुख्य निर्वाचन आयोग की जो अध्यक्ष मतलब मुख्य रूप से अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो काफी मतलब कि सदस्यों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। अब इसमें देखें महान्यायवादी जो आपके हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया, ठीक है, जीएसटी कौन लागू किया सबसे पहले, कौन सा देश, ठीक है। यूके है, यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस है। अब देखें विश्व में बात कर रहा है, सबसे पहले जीएसटी लागू किया था आपका फ्रांस किया था, ठीक है। लगभग बात करें तो ये 1945 में लगभग कर लिया था अपने यहाँ जीएसटी लागू, ठीक है, सर्वप्रथम। उसके बाद से लगभग 160-70 देशों ने जीएसटी लागू किया अपने यहाँ। बात करें भारत का तो 1 जुलाई 2017, ठीक है, भारत में जीएसटी को अधिनियम द्वारा लागू किया गया, ठीक है। बात करें अगर जीएसटी की तो आपके भारत में 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था, ठीक है, जो मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो संविधान लिखा गया था, जो प्रारूप तैयार किया गया तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा बताया गया था, पूरा उनके सलाह में थे, लेकिन जो हस्तलिखित जो कहते नहीं हस्त हैंड नोट जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो हाथ से जो लिखा गया था उसको बाद में मूल प्रति को एकदम छाप के बनाया गया था। तो जो हाथ द्वारा लिखा गया था वो कौन लिखा था, रफी अहमद किदवाई, कैलाश नाथ किदवाई, या प्रेम बिहार नारायण रायजादा थे, या कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो आपके लिखे थे मतलब कि संविधान को हाथ से लिखे थे पहले सर्वप्रथम, तो वो आपके थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन आपके सी सही है,
ठीक है, ऑप्शन सी सही है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है, ठीक है, बताना है सबसे छोटा सिग्नल नेटवर्क, ठीक है, सिंगल नेटवर्क। लैन है, रैम है, डीएसआई है, यूएसबी है, ठीक है। आप देखेंगे यूएसबी जो आपका है, जो हम लोग यूज करते हैं यूएसबी पोर्टेबल में, जो पोर्टेबल रहता है, वो आपका ही सबसे छोटा होता है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। यूनिवर्सल सर्विस आपको बस इसमें कहते हैं, फुल फॉर्म इसका है, तो आप देखेंगे यही सबसे छोटा होता है सिंगल नेटवर्क में, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, ठीक है, बताना है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। कोवल है, फोर्टान है, बेसिक है, पास्कल है, ठीक है। आप देखेंगे ये आपके पास्कल एक वो यंत्र था, बेसिक भाषा है फोर्टान। आप देखें सबसे पहली जो भाषा थी विकसित की तो फोर्टान थी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, फोर्टान भाषा सबसे पहली भाषा थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बताना है सबसे लंबी नहर कौन सी है। आगरा नहर है, शारदा नहर है, ऊपरी गंगा नहर है, निचली गंगा नहर है, ठीक है। तो देखना है जो सबसे लंबी नहर उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन बी सही है, शारदा नहर, ठीक है, लगभग 350 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और शारदा नहर जो है, शारदा नदी जो आपकी थी, नेपाल में प्रभावित होकर अपने भारत प्रवेश करती थी, तो आपके देखेंगे उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पे, नेपाल की सीमा पर ही ये आपकी शारदा नहर को निकाला गया था, ठीक है। यहाँ सीमा से ही आपकी शारदा नदी से ही शारदा नहर को निकाला गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सबसे लंबी नहर है, यही ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, माघ मेला किस दिन शुरू होता है, ठीक है, बताना है माघ मेला किस दिन। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया, ठीक है। तो माघ मेला प्रतिवर्ष आप देखेंगे मकर संक्रांति के समय ही लगता है, मकर संक्रांति के दिन ही माघ मेला होता है, आपका पहला सही है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, प्रश्न है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपके कहाँ पे स्थित है। गोरखपुर है, हस्तिनापुर है, आजमगढ़ है, मऊ है। इसमें देखेंगे हम यहाँ पे है आपकी कहाँ है, गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में ऑप्शन पहला ही सही है, गोरखपुर में आपके मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित है, ऑप्शन ए पहला ही सही है। प्रश्न है, बृहद ज्वार आता है, बृहद ज्वार, ठीक है, ज्वार भाटा संबंधित प्रश्न है। आप देखेंगे बृहद ज्वार कब आता है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, या फिर जब तेज हवा चल रही होती है, या फिर जब रात बहुत ठंडी होती है, ठीक है। तो ज्वार भाटा समझिए क्या होता है, ये एक बल होता है, ठीक है, अपकेंद्री बल टाइप का कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसमें मुख्य रूप से। देखेंगे जैसे कि सूर्य चंद्रमा ये पृथ्वी पे अपना मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इनका वो विक्षेपित करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब जो जल की मात्रा होती है पृथ्वी पे वो थोड़ा ऊपर उठने लगती है, तो इसी को हम ज्वार कहते हैं। जब वही नीचे गिरने लगे तो भाटा कहते हैं, ठीक है। तो ज्वार भाटा यही होता है। तो बृहद दो टाइप की ज्वार होते हैं, एक लघु ज्वार होता है, एक बृहद ज्वार होता है। बृहद ज्वार बताना है कब आता है, तो ऑप्शन पहला आपका सही है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे चित्र समझ लेंगे, यहाँ पे देखिए अगर सूर्य है, आपका सूर्य है और बीच में चंद्रमा है, ठीक है, और फिर इसके बाद पृथ्वी आपकी, ठीक है। इसमें हम देखेंगे ये एक सीधी रेखा में आते हैं, ठीक है। एक सीधी रेखा में जब आते हैं इसको हम सिजगी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। एक कंडीशन देखिए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तब भी होगा, और जब चंद्रमा और इसके बीच में, सूर्य के बीच में पृथ्वी आएगी तब भी होगा, ठीक है। तो आपकी सिजगी कंडीशन होती है। सिजगी में देखेंगे क्या होता है, युति युति, वही कंडीशन जो बताया, एक बार चंद्रमा बीच में आएगा, एक बार पृथ्वी बीच में आएगी, ठीक है। एक कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में जो होता है तो आपका बृहद ज्वार आता है, बड़ा वाला ज्वार, क्योंकि देखिए इसमें चंद्रमा, पृथ्वी का जो देखिए आकर्षण बल होता है पृथ्वी पे, क्या आप देखेंगे जल की मात्रा जो है यहाँ पे, ठीक है, ये जल की मात्रा है। अगर चंद्रमा इसको अपनी तरफ खींचेगा फोर्स से, अपने गुरुत्वाकर्षण बल से, तो ये थोड़ा ऊपर उठने लगेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर सूर्य भी गुरुत्वाकर्षण बल लगा के इसको खींचेगा तो थोड़ा और ऊपर उठने लगा, मतलब थोड़ा ऊंचा ज्यादा हो जाता है, जो ज्वार होता है सबसे ऊंचा हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए इसको बृहद ज्वार कहते हैं। यही एक कंडीशन और बनती है, आप देखेंगे यहाँ पे समकोण वाली कंडीशन में, ये सूर्य है आपका, ठीक है, ये पृथ्वी है, और समकोण बनाते हैं चंद्रमा, चाहे यहां रहेगा चाहे एक बार नीचे आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए समकोण बनता है, ठीक है, चाहे ये देखेंगे एंगल चाहे ये एंगल देखेंगे, ठीक है, तो समकोण बन रहा है। आप देखेंगे ये सूर्य है आपका, सूर्य, और ये आपका चंद्रमा है,
ठीक है। तो एक बार देखिए, जब अगर चंद्रमा ये समकोण बन रहा है तो चंद्रमा इस जल का भाग थोड़ा सा इधर उठाएगा और सूर्य इधर, पृथ्वी का जो जल का भाग इधर उठाएगा, ठीक है, थोड़ा कम उठता है क्योंकि दोनों में बढ़ जाता है। इस तरह से देखेंगे जो जल का भाग है थोड़ा बढ़ जाएगा तो कम कम उठेगा, इसको हम लघु ज्वार कहते हैं। ये कंडीशन लघु ज्वार तब आता है जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक समकोण पे रहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये आपका एक लघु ज्वार होगा, ठीक है। और इसमें भी सिस्टम होता है सप्तमी और अष्टमी, ठीक है, सप्तमी नीचे ऊपर अष्टमी होता है, इसे हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका लघु ज्वार वाला फिगर ये है और आप देखेंगे बृहद ज्वार वाला फिगर आपका ये है, ठीक है, एक सीधे में रहेंगे। जब प्रश्न पे देखेंगे, चलेंगे फिर से। बृहद ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, आपका पहला ही ऑप्शन सही है। बी वाला ऑप्शन जो है वो लघु ज्वार का है, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है हमारा, जिस महासागर में सारगेशो संबंधित है वह है, महासागर बात कर रहा है तो 4 महासागर आपके हैं, ठीक है। तो एक महासागर में आपके सारगेशो संबंधित एक वहां पे घास पाई जाती है, ठीक है, और सारगेशो सागर भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो सारगेशो अब देखेंगे यहाँ पे उत्तरी प्रशांत है, उत्तरी अटलांटिक है, दक्षिणी प्रशांत है, दक्षिणी अटलांटिक, और आपके अटलांटिक महासागर के उत्तरी में, उत्तर में देखेंगे उत्तरी अमेरिका आपका है, ठीक है। ये देखिए आपका उत्तरी अमेरिका में, ये देखिए मेक्सिको खाड़ी है और इसी के जस्ट बगल में देखेंगे कैरिबियन सागर है, ठीक है। तो इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा यहीं पे आपका भाग जो है ये आपका सारगेसो सागर है, ठीक है, यहाँ पे सारगेसो सागर है। इंपॉर्टेंट आप समझेंगे यहाँ पे मैप पे कि यहाँ पे जो आपकी धाराएं होती हैं, समुद्री धाराएं बहती हैं, एक गल्फ स्ट्रीम होती है, एक कनारी ठंडी जलधारा इधर से आएगी और गर्म जलधारा ये जो गल्फ स्ट्रीम इधर से जाती है, ठीक है। एंटलिस की धारा नीचे से आती है, ठीक है। ये जो धाराएं बहती हैं समुद्री, ये क्या करती है, एक चक्र बना लेती हैं बहते बहते, ठीक है। तो जिस कारण से बीच में क्या होता है कि शांत क्षेत्र बन जाता है, शांत क्षेत्र। जब चारों तरफ से हवाएं, मतलब कि गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं मिलकर चक्र बना के घूमती रहेंगे तो बीच में शांत क्षेत्र बन जाता है, जिस कारण से वहां पे कुछ घासें उगाती हैं, ठीक है, लाल कलर में घासें आ जाती हैं, उग जाती हैं, जो जड़ विहीन होती हैं, जड़ इनकी जड़ नहीं होती, ठीक है। और लगभग आप देखेंगे 20 से 40 अक्षांश, ठीक है, 40 अक्षांश तक फैले हैं कई वर्ग किलोमीटर में। तो यहाँ पे जो सारगेसो घास होती है वो आपके उत्तरी अटलांटिक में देखेंगे यही क्षेत्र बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे उत्तरी अटलांटिक, आपका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, विश्व की बात कर रहा है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। ऑप्शन है नागोया है, सेंडई है, टोक्यो है, ओसाका है, ठीक है। मैनचेस्टर आप बात करें सूती वस्त्र के बारे में बात होती है, जो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए बात किया जाता है। तो आप देखेंगे विश्व में पूर्व का मैनचेस्टर जिसे कहते हैं ओसाका है, ओसाका जापान में, ऑप्शन बी डी आपका सही है, ओसाका आपका जापान वाला, ठीक है। तो भारत का पूछेगा मैनचेस्टर तो अहमदाबाद है, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर क्या है, अहमदाबाद है, ऑप्शन आपका डी सही है इसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, ठीक है, पर्ल ऑफ साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया का मोती भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बैकाल झील है, ग्रेट बियर झील है, कार्दा झील है, लिंक नबर झील है, ठीक है। तो बताना है पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे साइबेरिया मतलब रूस का जो भाग है साइबेरिया वाला, वहां पे एक झील है जिसका नाम है बैकाल झील, ठीक है, और विश्व की सबसे गहरी झील आपकी है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है, बैकाल झील, इसी को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं और ये सबसे गहरी झील है विश्व की, ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, देखना है सही सुमेलित नहीं है। रेड क्लिफ रेखा आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में, सही है, रेड क्लिफ रेखा है आपके भारत पाकिस्तान के बीच में। मैग्नीनाट रेखा जो आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये भी सही है, ठीक है। डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच में, ठीक है, तो ये आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन आपका मिल गया यही सही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रश्न में ये भी है कि एक डी ऑप्शन भी गलत है। हिडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच है, ये बेल्जियम और जर्मनी के बीच में नहीं है, ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में, ठीक है, ये बेल्जियम नहीं है आपका, पोलैंड है, ठीक है। तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में आपकी कौन सी रेखा है, हिडनबर्ग रेखा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी डी दोनों सही होगा, इसमें सुमेलित नहीं है तो सी डी दोनों होगा, ठीक है। और बात करें कुछ प्रमुख रेखाओं की और भी, बात करें 17 डिग्री, जो आपका 17 डिग्री वाला है समांतर रेखा, ये आपका है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। दक्षिणी वियतनाम में 17 डिग्री समांतर रेखा है। उसके बाद बात करें 38 डिग्री जो आपकी समांतर रेखा एक है, ठीक है, 38 डिग्री समांतर रेखा जो आपकी है, ये उत्तरी कोरिया
और दक्षिणी कोरिया, कोरिया के मध्य है, ठीक है। और एक और भी है 49 डिग्री से कहते हैं, 49 डिग्री रेखा, ठीक है। 49 डिग्री आपके देखेंगे अक्षांश रेखा एक है, ये आपके देखेंगे कनाडा और यूएसए, ठीक है। कनाडा और यूएसए मतलब अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो ये प्रमुख से इंपॉर्टेंट रेखा है। यहाँ पे बांग्लादेश और भारत लिखा था, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में एक शून्य रेखा है, शून्य रेखा जिसे 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा, ठीक है, शून्य रेखा है, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें मैकमोहन रेखा नहीं है, मैकमोहन रेखा आप देखेंगे भारत और चीन के बीच में, मैकमोहन रेखा, ठीक है, भारत और चीन के बीच में है। ऑप्शन आपका इसमें डी सी डी दोनों सही था। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र क्या है, ठीक है, कहाँ है बताना है। अरब का मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र, ठीक है, तो मरुस्थल के रूप में भी है शुष्क क्षेत्र, आटाकामा मरुस्थल, ठीक है, चिली में है आपका। अब दक्षिणी अमेरिका में देश चिली है, ठीक है। और एंडिस पर्वतमाला आप देखेंगे, एंडिस पर्वतमाला सबसे बड़ा पर्वतमाला है, आपकी श्रेणी है। उसी के जस्ट पश्चिम में आपके अटाकामा मरुस्थल वहां पे विद्यमान है, चिली में। ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है, आटाकामा मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल बात करें तो आपके मंगोलिया में सबसे ठंडा, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल बात करेगा, गोबी का मरुस्थल है। भारत का मरुस्थल देखिए थार मरुस्थल है आपका, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है इसमें, सबसे सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल। मोना लाओ क्या है, एक सक्रिय क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है, ठीक है, मोना लाओ अलास्का का है, हवाई का है, इटली का है, जापान का है, ठीक है। तो मोना लाओ आपका जो है हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई द्वीप आपका है वहां का है, किलायू और मोना लावा, ठीक है, दो आपके वहां के सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन आपका बी सही है। किस तिथि को रात और दिन बराबर होती है, ठीक है, बताना है किस तिथि को रात और दिन बराबर होती है, ठीक है। ऑप्शन है 22 जून है, 23 सितंबर है, 22 दिसंबर है, 21 फरवरी है, ठीक है। तो बताना है। आप देखेंगे पृथ्वी के देखें सापेक्ष में, ठीक है, पृथ्वी है आपकी और सूर्य आपका छोटा सा बनाएंगे हम दिखा समझने के लिए। एक सूर्य यहाँ छोटा सा, एक यहाँ, एक बार यहाँ, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपके देखेंगे, यहाँ पे सूर्य की है ये 3 कंडीशन। आप देखेंगे जो विषुवत रेखा है पृथ्वी का 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है, ये बीच में है। तो विषुवत रेखा पे 2 बार सूर्य लंबवत चमकता है, कब कब देखिए 23 सितंबर एक होता है और एक देखेंगे 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च और एक आपका 23 सितंबर, ये 2 दिन होते हैं जो सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है कि पूरे पृथ्वी पे सर्वत्र बात करें पूरी पृथ्वी पे दिन रात की अवधि जो होती है बराबर होती है, ठीक है, दिन रात की अवधि जो होती है बराबर होती है। जब यही 23.5 डिग्री आप देखेंगे उत्तर में कर्क रेखा पे सूर्य चमकता है, ठीक है, 23.5 डिग्री यहाँ पे कर्क रेखा पे जब सूर्य चमकेगा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आएगा, ठीक है। तो ये डेट जो होती है 21 जून, क्या होती है 21 जून होती है, ठीक है। 21 जून जो डेट होती है आपकी कर्क रेखा पे लंबवत चमकते हैं, कर्क रेखा आपके 23.5 डिग्री है उत्तर में। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध, उत्तर में है ना, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी हो जाएगी, रात की अवधि छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आप समझेंगे 21 जून को क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा होगा, ठीक है। अब यही अपोजिट देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, जब मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा है, मकर रेखा पे जब सूर्य चमकता है, एक कंडीशन आती है ना, सूर्य एक बार उत्तर में जाएगा एक बार दक्षिण में जाएगा, ठीक है। जब मकर रेखा में जाता है सूर्य चमकने के लिए तो वो डेट होती है आपकी 22 दिसंबर, कब होती है 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। उस समय दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन की अवधि होती है वो बड़ी होती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे मकर रेखा पे 22 दिसंबर है और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और जबकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। और दिन रात दोनों बराबर जब होगी तो बीच में जब सूर्य रहेगा, दोनों दो डेट हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही है, इसमें बराबर हो गए, ठीक है। आखिरी प्रश्न है, देखेंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है, प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताना है। विशाखापट्टनम है, मुंबई है, ठीक है, मुंबई में, विशाखापट्टनम में, तूतीकोरिन में, कांडला बंदरगाह, ठीक, कांडला मतलब वही पंडित दीनदयाल बंदरगाह जो आपका नया नाम है कांडला, ठीक है। तो बताना है सबसे बड़ा बंदरगाह, तो इसमें देखेंगे हम जो सबसे बड़ा बंदरगाह आपका है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। ऑप्शन आपका बी सही है, मुंबई वाला जो आपको बंदरगाह है सबसे बड़ा बंदरगाह। सबसे गहरा की बात करेगा तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है, विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है आपका। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। इसी की मतलब की जो क्षमता है इसको कम करने के लिए इसके ही बगल में आप देखेंगे न्याहा शवा, जिसको हम पंडित जवाहर लाल बंदरगाह कहते हैं, वो स्थापित मतलब कृत्रिम रूप से बनाया गया, ठीक है। तो आपका मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, ऑप्शन आपका बी सही है। तो आखिरी आप देखेंगे आखिरी प्रश्न ये था, सेशन यही खत्म होता है हमारा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।